प्रिय विद्यार्थियों, 9th क्लास साइंस में आप सबका स्वागत है। मैं आज ऑनलाइन आपको आपके कुछ लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक प्रश्न लेकर के आया हूँ। उनमें से पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं जिन्हें भी मैं बताना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं अपन उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है प्रश्न से। पहला प्रश्न दे रहा है आपका कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से उबलते हुए जल अथवा वाष्प में से किसमें जलने की तीव्रता अधिक होती है। देखिए, मैं मानता हूं कि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। 373 केल्विन तापमान पर वाष्प के कणों की ऊर्जा उसी 373 केल्विन तापमान पर पानी के कणों की ऊर्जा से ज्यादा होती है। 373 केल्विन तापमान पर वाष्प के कणों की ऊर्जा 373 केल्विन तापमान पर वाष्प के कणों की ऊर्जा उसी 373 केल्विन तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। 373 केल्विन तापमान पर इस तरह की स्थिति, ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्प की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। यह इसलिए होता है कि वाष्प द्वारा वाष्पन के समय अधिक ऊर्जा का अवशोषित करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि अधिक ऊर्जा को क्या कर दिया जाता है, वाष्प बनते समय गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आती है तो यह वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। जब त्वचा पर क्या होता है, जब त्वचा पर वाष्प का संपर्क होता है तो जब त्वचा पर वाष्प का संपर्क होता है तो उतने ही तापमान पर उबलते पानी की अपेक्षा
वाष्प द्वारा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अधिक ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। इसलिए वाष्प द्वारा अधिक जल पैदा की जाती है। प्रश्न को एक बार कर देंगे कि उबलते हुए जल अथवा वाष्प में से किसमें जलने की तीव्रता अधिक होती है? तो 373 केल्विन तापमान पर वाष्प की गणित ऊर्जा उसी 373 केल्विन तापमान पर जल की गणित ऊर्जा से अधिक होती है। इसलिए वाष्प द्वारा वाष्पन के समय में अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। यह वाष्प की मुक्त ऊष्मा होती है। जब त्वचा पर वाष्प का संपर्क हो जाता है तो उतने ही तापमान पर उबलते पानी की अपेक्षा वाष्प द्वारा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और वाष्प द्वारा अधिक जल पैदा की जाती है। प्रश्न अब मैं आपको शुद्ध गलती हुई बर्फ का तापमान कितना होता है? शुद्ध गलती हुई बर्फ का तापमान 273 केल्विन होता है। दूध, लोहा, मोम और कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है जो केल्विन होता है। गुब्बारे वाले गुब्बारों में कौन सी गैस को भर दिया जाता है? हाइड्रोजन गैस को भरते हैं। 5 तत्व के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश, ये सब आते हैं। विसरित होने का गुण ठोसों में नहीं होता है। दाब मापने की ऐसा इकाई इंटरनेशनल सिंबल पास्कल होता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ छोटे प्रश्न भी बताता हूं, जैसे तारों में प्लाज्मा क्यों बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तारों में प्लाज्मा क्यों बनता है? क्वेश्चन है। तारों में प्लाज्मा क्यों बनता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा उच्च तापमान के कारण। दूसरे क्वेश्चन में लिख लो बीईसी का पूरा नाम बताइए। बीईसी का पूरा नाम बताओ। तो बीईसी का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये अवस्था है। तीसरे में है कि बीईसी किस प्रकार तैयार किया जाता है। ऊपर से लिखवाता हूं। बीईसी
आंसर में लिख देंगे कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को जितने कम घनत्व वाले गैस को क्या कहते हैं? बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बीईसी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? बीईसी तैयार होता है। क्या करते हैं कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग को जिस कम घनत्व वाली गैसों के बहुत ही कम तापमान पर ठंडा कर लेते हैं तो हमारे सामने बोस कंडेंसेट आइंस्टीन अवस्था तैयार हो जाती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, इसी को बीईसी के नाम से जाना। सूर्य और तारों में चमक किस कारण होती है? सूर्य और तारों में चमक किस कारण से होती है? प्रश्न है कि सूर्य और तारों में चमक किस कारण होती है? सूर्य और तारों में चमक किस कारण होती है? तो और इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य और तारों में चमक प्लाज्मा के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम कि सामान्य दाब क्या होता है? सामान्य दाब क्या होता है? इसमें लिख देंगे समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल होता है। क्या होता है? एक वायुमंडल होता है। इसे ही सामान्य दाब एक एटीएम कहते हैं। इसे ही सामान्य दाब 1 एटीएम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्लाज्मा अवस्था में कण किस रूप में रहते हैं?
प्लाज्मा अवस्था में कण इस रूप में रहते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था में कण किस रूप में रहते हैं, इस प्रश्न को जानने के लिए हम देखेंगे कि प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित होते हैं और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में रहते हैं तथा ये कण आयनीकृत गैस के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में। इसका उत्तर हो गया। नया क्वेश्चन आ रहा है आपका कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा भरी होती है। क्या होती है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ सामने आ रहा है कि बीईसी की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बीईसी की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बीईसी की अवस्था प्राप्त करें सन 2001 में अमेरिका के उत्तर है इसका। सन 2001 में अमेरिका के किसको दिया है? अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल। एरिक ए कॉर्नेल। एरिक ए कॉर्नेल, उसके साथ ही अल्फ्रेड केटरले। अल्फ्रेड केटरले तथा कार्ल ई वैमैनको। कार्ल ई वैमैनको ये कौन है? ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। बोस, आइंस्टीन,
कंडेंसेट अवस्था पर नोबल प्राप्त करने वाले हैं। इसके बाद है पदार्थ किसे कहते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रह सकने वाले पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा। स्वतंत्र अवस्था में रह सकने वाला पदार्थ का सबसे छोटे कण को हम अणु कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। एलपीजी और सीएनजी के पूरे नाम बताओ। एलपीजी का नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सीएनजी, उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं, इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। कौन सा पदार्थ ऐसा है जो तीनों अवस्था में रह सकता है। जल ठोस बर्फ के रूप में, द्रव पानी के रूप में और वाष्प जल वाष्प के रूप में रहती है। जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द्रव आसानी से क्यों बह जाते हैं, क्यों, क्योंकि द्रव में अंतराणु आकर्षण बल होता है, तो कुछ कमजोर होने के कारण उसके अणु एक दूसरे से ऊपर फिसल करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए द्रव आसानी से क्या हो जाता है, बह जाता है। द्रव का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। द्रव का वर्गीकरण उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। ये प्रश्न लिख लीजिए आप, द्रव का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। द्रव्य का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। उत्तर आ जाएगा द्रव्य का वर्गीकरण उसकी भौतिक एवं रासायनिक उसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको कुछ प्रश्न और बोल करके बता देता हूं कि वाष्पन की परिभाषा लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर भाप में बदल जाए वाष्पन कहलाता है। वाष्पन किन घटकों पर निर्भर करता है। ताप वृद्धि से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और इसी के साथ ही क्षेत्रफल में वृद्धि से बढ़ जाता है, आर्द्रता में कमी, वायु की गति। कोई ठोस क्यों पिघल जाता है। जब हम ठोस को तापमान देते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, इसके कणों के बीच दूरी बढ़ने लग जाती है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो तेजी से कंपन करने लगते हैं, आकर्षण बल कम होने लग जाता है, फलस्वरूप ठोस पिघल करके और द्रव में बदल जाता है। संघनन किसे कहते हैं, मैं इसकी परिभाषा आपको पहले भी लिखवा चुका हूं कि वह प्रक्रम जिसमें वाष्प को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित किया जाता है। वाष्प को ठंडा करके और ठोस में बदलना ही संघनन कहलाता है। हिमीकरण क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें ठंडा करने पर द्रव ठोस में बदल जाए, क्या कहलाएगा, हिमीकरण कहलाता है। संगलन कि वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता हो, उसे हम संगलन कहते हैं। उबलना और वाष्पन में क्या अंतर है। देखिए, उबलना और वाष्पन में अंतर, ये थोड़ा सा प्रश्न मैं आपको लिखवा देता हूं। उबलना और वाष्पन में अंतर है। प्रश्न है उबलना
तथा वाष्पन में अंतर लिखो। उबलने में तो क्या होता है, देखो कि यह एक निश्चित तापमान पर होता है, यह एक निश्चित तापमान पर होता है। वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, यह प्रत्येक ताप पर होता है। 2 पे लिख दीजिए, ये जल्दी जल्दी होता है। देखिए वाष्पन धीरे धीरे होता है, यह धीरे धीरे होता है। नंबर 3 में लिखिए संपूर्ण द्रव में होता है, यह संपूर्ण द्रव में होता है, जबकि ये द्रव की ऊपरी केवल सतह पर होता है। यह द्रव की ऊपरी सतह पर होता है। नंबर 4, इस क्रिया में ध्वनि उत्पन्न होती है। इस क्रिया में ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि वाष्पन की क्रिया में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। यह शांत प्रक्रिया है, इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार से आपकी ये परिभाषा इसकी पूरी हो जाती है। आयतन, तरलता, वाष्पन, पठन, जमना, हिमांक, गैसों की संपीड़ितता आदि होने के उपयोग, CNG, घरेलू आदि भरना, दाब, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से आज 9th क्लास का चैप्टर 1 समाप्त होता है। कल से आपका चलेगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड इज प्योर, ये पार्ट आपका कल चलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।